It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे मेयर्स कोर्ट्स एंड द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा यूरोपियन सेटलमेंट, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता सेटलमेंट। तो आज हम देखेंगे कि मेयर्स कोर्ट और उसका जो बात का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम देखेंगे अर्ली मेयर्स कोर्ट इन मद्रास, प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1726, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चार्टर ऑफ 1726 और इसका जो क्रिटिकल एस्टिमेट है वो आज हम देखेंगे। तो अर्ली मेयर्स कोर्ट इन मद्रास, तो कंपनी इशूड अ चार्टर इन December 1687 which authorized to create a corporation of Madras and establish a mayor's court। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंपनी को एक चार्टर मिला, तो उसके तहत मद्रास में मेयर्स कोर्ट और कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने के राइट्स उनको मिले। मेयर्स कोर्ट वाज अ पार्ट ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास एंड एम्पावर्ड टू कैरी आउट जुडिशियल फंक्शंस। तो एक कॉरपोरेशन का ही पार्ट था और मेयर्स कोर्ट को ये जुडिशियल फंक्शंस कैरी आउट करने के जुरिस्डिक्शन था, राइट्स था। अभी मेयर्स कोर्ट क्या था? इन 1688 द कंपनी क्रिएटेड कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास कंसिस्टिंग ऑफ अ मेयर, 12 aldermen and 60 or more burgesses, and it was provided that an Englishman would be elected every year as mayor by the aldermen. Aldermen were appointed for their life or during their residence in Madras, and out of 12 aldermen 3 were required to be Englishmen compulsory। तो ये मेयर कोर्ट का जो एक एस्टेब्लिशमेंट था उसमें 12 aldermen थे, 60 और मोर बर्गजीज और एक मेयर था। इसमें से मेयर जो था वो हर साल उसको इलेक्ट किया जाता था और जो बर्गजीज थे वो 60 थे और 12 aldermen में 3 जो थे वो कंपल्सरीली इंग्लिश ऑफिसर्स थे। The quorum fixed for sitting was mayor and 2 aldermen. The mayor and aldermen were to be elect burgesses from amongst the people who were the company's service, and it was a court of record for the town of Madras। quorum जो था वो 2 aldermen और मेयर भी अगर बैठता था तो quorum हो जाता था। अब ये जो बर्गजीज थे वो जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उसी में से उनको सिलेक्ट किया जाता था। अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? सिविल केसेस अप टू 3 पैगोडाज और क्रिमिनल केसेस विद असिस्टेंस ऑफ जूरीज। अपील वाज अलाउड टू द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी। जैसे हमने देखा कि एडमिरल्टी कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुआ था, तो मेयर्स कोर्ट से जो अपील जाता था वो एडमिरल्टी कोर्ट को जाता था, जहाँ पे सिविल केसेस एक्सीडिंग 3 पैगोडाज, जहाँ पे वैल्यू ऑफ केसेस 3 पैगोडाज से ज़्यादा थी, और क्रिमिनल केसेस जहाँ पे डेथ सेंटेंस देने की बात होती थी या इशू होता था तो वो एडमिरल्टी कोर्ट को जाता था। जैसे हमने देखा कि जॉन बिग्स जो उसका रिकॉर्डर था उसने रॉबरी के केस में 4 लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी। जॉन बिग्स जो था चीफ जज ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी वाज आल्सो अपॉइंटेड फर्स्ट रिकॉर्डर, जैसे मैंने अभी कहा, ऑफ द मेयर्स कोर्ट बिकॉज कंपनी प्रेफर टू एस्टेब्लिश द कोर्ट अंडर इट्स ओन अथॉरिटी एंड नॉट विलिंग टू इन्वाइट इंग्लिश ऑफिसर्स। तो कंपनी को एक हेजिटेशन था कि इंग्लिश ऑफिसर्स को जो है उसी में उसको ऑक्युपाई किया जाए, ना कि ब्रिटेन से जो बाकी के रॉयल लोग हैं उनको ना बुलाया जाए, क्योंकि वो रॉयल लोग थे और इसलिए उनको एक हेजिटेशन था कि वो यहाँ पे आके थोड़ा इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर बाद में हम एडमिरल्टी कोर्ट टू ऑब्टेन ट्रेडिंग इंटरेस्ट, द कंपनी ऑब्टेन्ड अ लेटर्स पेटेंट फ्रॉम द किंग चार्ल्स सेकंड इन 1683, empowered the company to establish the courts of admiralty in India to try crimes on the high seas, and also empowered to hear and determine all cases concerning maritime and mercantile transactions। तो ये जो एडमिरल्टी कोर्ट था इसका पूरा जुरिस्डिक्शन जो था maritime and mercantile transactions था। Court was also authorized to deal with the cases of forfeiture of ships, piracy, trespass, injuries and wrongs। कोर्ट को ये 4 jurisdictions भी थे, forfeiture of ships, piracy, trespass, injuries and wrongs। So in difficult tasks, the court was to guided by the laws and customs of merchants as well as the
रूल्स ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जहाँ पे डिफ़िकल्टी होती थी तो कोर्ट जो था वो लॉज एंड कस्टम्स ऑफ मर्चेंट्स एज वेल एज इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के रूल्स पे चलता था। जॉन ग्रे वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ कोर्ट एंड टू असिस्ट हिम टू अदर इंग्लिश पीपल जॉन लिटिलटन एंड नेथेनियल हिगिंसन वेयर अपॉइंटेड। जॉन हिल वॉज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ द कोर्ट। सो जॉन ग्रे वॉज अपॉइंटेड एज द जज और उसको असिस्ट करने के लिए जॉन लिटिलटन और नेथेनियल हिगिंसन उनको अपॉइंट किया गया। और जॉन हिल जो था वो पहला इसका अटॉर्नी जनरल था। जॉन बिग्स हु वॉज रिकॉर्डर ऑफ प्लाईमाउथ एंड लर्न लॉयर इन सिविल लॉ वॉज जज एडवोकेट। ये जॉन बिग्स जो था वो एक लर्न सिविल लॉयर था और जज एडवोकेट करके उसको अपॉइंट किया। द चीफ जज ऑफ द एडमिरल्टी कोर्ट एट मद्रास, हिज ड्यूटी वॉज टू प्रिसाइड एट द क्वार्टर सेशंस। सो ही ट्राइड 4 criminals फॉर रॉबरी और ऑल वेयर सेंटेंस टू डेथ। जैसे मैंने कहा कि जॉन बिग्स ने 4 लोगों को रॉबरी के केस में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की थी। इस डिसीजन से कंपनी के अंदर और जो इनहेबिटेंट्स थे उनमें बहुत दहशत फैल गई। ही डाइड इन 1689 एंड ईयर बिफोर हिज डेथ मेयर्स कोर्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। 1689 में उसकी डेथ हो गई और इमीडिएटली 1 साल पहले मेयर्स कोर्ट की स्थापना हो गई। बट इट वॉज रियलाइज दैट द पावर्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट वेयर लिमिटेड एंड देयरफॉर गवर्नमेंट रिवाइव्ड द ओल्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेनशम मास्टर। तो बाद में कंपनी को एक रियलाइजेशन हुआ कि मेयर्स कोर्ट के जो पावर थे वो लिमिटेड थे, इसलिए जो पुराना वाला सेटअप था जो स्टेनशम मास्टर ने इस्टेब्लिश किया था उसको ही रिवाइव करने की ज़रूरत है। अब तक मद्रास में 4 कोर्ट्स थे। कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज एडवोकेट, मेयर्स कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय द मेयर, चोल्ट्री कोर्ट लेस देन 2 पैगोडाज एंड 2 अल्डरमैन थे उसमें, प्रेसिडेंट और गवर्नर इन काउंसिल टू हियर अपील्स। तो ये 4 कोर्ट का सेटअप अब तक मद्रास में था और प्रेसिडेंट और गवर्नर इन काउंसिल जो था वो हाईएस्ट कोर्ट था। ये तीनों कोर्ट से जो अपील थे वो गवर्नर इन काउंसिल को जाते थे। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? मेयर्स कोर्ट एंड चोल्ट्री कोर्ट वेयर प्रिसाइडेड ओवर बाय नॉन प्रोफेशनल पर्सन्स रिजल्टेड इन दी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द डिसीजंस। अब ये मेयर्स कोर्ट और चोल्ट्री कोर्ट जो था वो नॉन प्रोफेशनल्स लोग प्रिसाइड करते थे। जैसे मैंने कहा कि मर्चेंट्स उसमें एज अ जज रोल प्ले करते थे, इसलिए वो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ पूरा जो प्रोसेस था, ट्रायल हो या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। सो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अमंग्स द इंग्लिशमैन बिकेम सीरियस प्रॉब्लम। तो जो वो फोर्ट में रहते थे इंग्लिशमैन, उनका भी जो डिसिप्लिन था, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सो प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1726। सो मेयर्स कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चार्टर ऑफ 1726। इसके तहत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन और जो बाकी प्रेसिडेंसी टाउन्स थे बॉम्बे और कलकत्ता, वहाँ पे भी मेयर्स कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के राइट्स इस चार्टर के तहत मिल गए। सो चार्टर ऑफ 1726 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन्स। हर एक प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, कंसिस्टेड ऑफ अ मेयर एंड 9 अल्डरमैन। अब यहाँ पे थोड़ा अल्डरमैन की जो नंबर्स है वो कम किए। मद्रास के मेयर्स कोर्ट में 12 थे, यहाँ पे 9 है। एंड द रिटायरिंग मेयर फ्रॉम अमंग्स द अल्डरमैन। अल्डरमैन वॉज अपॉइंटेड आइदर फॉर लाइफ और फॉर द टर्म ऑफ हिज रेसिडेंस इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो अल्डरमैन जो थे, जब तक वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में रहते हैं तब तक वो अपॉइंट किए जा सकते थे। गवर्नर इन काउंसिल को बहुत सारे पावर्स थे। दे एम्पावर टू डिसमिस और रिमूव एनी ऑफ द अल्डरमैन ऑन रीजनेबल कॉज एंड दे वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द पावर टू मेक बाई लॉज। सो गवर्नर इन काउंसिल जो अपील्स भी सुनता था, तो उनको बहुत सारे राइट्स थे, जैसे कोई किसी भी अल्डरमैन को डिसमिस कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, लॉज बनाने के पावर्स उनको थे। सो प्रोविजंस ऑफ चार्टर ऑफ 1726 के तहत जो मेयर्स कोर्ट था वो कॉन्स्टिट्यूटेड मेयर्स कोर्ट फॉर ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी। एंड जो 9 अल्डरमैन थे उसमें से 3 जो थे मेयर और सीनियर अल्डरमैन टुगेदर विथ
2 other aldermen were required to present for the quorum of the court. मेयर खुद और जो 2 अल्डरमैन थे, सीनियर अल्डरमैन, वो भी एक कोरम पूरा करते थे. कोर्ट अथोराइज टू ट्राई हियर एंड डिटरमाइन ऑल सिविल एक्शंस, एंड कोर्ट वाज आल्सो ग्रांट टेस्टामेंटरी जुरिसडिक्शन एंड पावर टू इशू लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. सो सिविल एक्शंस जो थे सारे, तो वो सिविल एक्शंस एंटरटेन जो थे करने के राइट्स, एडमिट करने के राइट्स इस मेयर्स कोर्ट को थे. इसका प्रोसीजर क्या था? द शेरिफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल एवरी ईयर टू सर्व द प्रोसेसेस ऑफ द कोर्ट. जो शेरिफ था वो जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर साल एक शेरिफ अपॉइंट किया जाता था. ऑन द रिटर्न कंप्लेंट ऑफ द एग्रीड पार्टी द कोर्ट इशूड समन्स, जैसे आज भी समन्स इशू किया जाता है, उन दिनों में भी समन्स इशू किया जाता था. एंड द शेरिफ टू ऑर्डर द डिफेंडेंट टू हियर अपील बिफोर द कोर्ट. एंड इफ द डिफेंडेंट फेल टू अपीयर, वारंट वाज इशूड बाय द कोर्ट आस्किंग द शेरिफ टू अरेस्ट. अगर समन्स के ऊपर भी अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो शेरिफ के हाथ वारंट भेजा जाता था और वो शेरिफ उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करता था. ये पूरा इसका प्रोसीजर था. अब इसका राइट ऑफ अपील. अपील वॉज अलाउड टू काउंसिल फ्रॉम द डिसीजन ऑफ मेयर्स कोर्ट इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन्स. जो तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे, वहाँ से सारे अपील्स गवर्नर ने काउंसिल को जाते थे. इसका एक टाइम लिमिट दिया था. एक पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट वॉज प्रिस्क्राइब्ड. द डिसीजन ऑफ काउंसिल वॉज फाइनल इन केस इन्वॉल्विंग सम लेस देन 100 पैगोडाज. जो डिसीजन था वो 100 पैगोडाज के कम वाले जो केसेस थे वो ये कोर्ट देखता था. जहाँ पे 1000 पैगोडाज और मोर की वैल्यू है, देन अपील अलाउड टू द किंग इन काउंसिल, दैट इज़ द प्रिवी काउंसिल. वो इंग्लैंड में बैठता था. अब ये जो अपील था 1000 पैगोडा के ऊपर के वैल्यू वाला, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और जो इनहेबिटेंट्स थे वो तो गरीब लोग थे, वो इतना महंगा अपील जो था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों तो कोई प्लेन और ट्रेन्स और ये बाकी सुविधा नहीं थी, तो समंदर के रास्ते उनको इंग्लैंड में जाना पड़ता था. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव अपील था. So thus charter introduced a new system of first and second appeals, making the King of England the ultimate fountain of justice. तो इसके पहले तो फर्स्ट अपील ही था जो गवर्नर काउंसिल को जाता था, जिसकी वैल्यू 100 पैगोडास तक थी, और 100 पैगोडास के ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे गवर्नर काउंसिल को अपील में जाते थे. जहाँ पे वैल्यू 1000 पैगोडास और मोर थी तो एक सिस्टम बनाया कि अब ये सारे अपील किंग्स इन काउंसिल यानी कि प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में बैठता था उनके पास फाइल कर सकेंगे. तो ये इतना बड़ा एक्सपेंसिव था और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, वही ये अपील अफोर्ड कर सकते थे. जस्टिसेस ऑफ पीस इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन, गवर्नर एंड 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल विल हैव क्रिमिनल जुरिसडिक्शन. अब ये जस्टिसेस ऑफ पीस जो थे वो क्रिमिनल जुरिसडिक्शन देखते थे. They were empowered to arrest and punish persons for petty criminal cases. छोटे छोटे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो ये सब देखते थे. चार्टर के तहत लेजिस्लेशंस बनाने के भी राइट्स दिए. चार्टर एम्पावर्ड द गवर्नर एंड काउंसिल टू मेक बाई लॉज, रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस इन कंसोनेंट विथ इंग्लिश लॉज. लेकिन एक कंडीशन दी गई कि जो भी लेजिस्लेशन अब कंपनी बनाएंगी वो इंग्लिश लॉज को कॉन्ट्राविन नहीं होना चाहिए. किंग जॉर्ज फर्स्ट जो था इशूड अ चार्टर टू द कंपनी ऑन 24 सितंबर 1726. द चार्टर बिकेम एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स वेरियस वाइटल प्रोविजंस. तो ये जो अब हमने चार्टर डिस्कस किया 1726 वाला, ये पूरे इंडिया की लीगल हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चार्टर माना जाता है जो किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को इशू किया था, क्योंकि इस चार्टर के तहत ही सेकंड अपील की प्रोविज़न भी जो थी वो किंग को वो इसमें बनाई थी. सो इन 1726 कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी वॉज एबोलिश्ड. सो जैसे हमने देखा कि कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी इसको एबोलिश किया गया, एंड द पावर्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट वेयर एनलार्ज्ड
Establishing the mayor's court at 3 presidency towns, the charter introduced a uniform judicial machinery for justice in India. तो एक अटेम्प्ट था, एक एफर्ट था कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल मशीनरी इंडिया में इसको इस्टेब्लिश कर सकें. Civil and criminal cases were established under the charter derived their authority directly from the king and not from the company. So किंग के हाथ से ये सारी अथॉरिटी आएगी और कंपनी के हाथ में अब कुछ भी अथॉरिटी नहीं रह सकती. द किंग बिकेम द फाउंटेन ऑफ जस्टिस फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया एंड दीज कोर्ट्स देयरफॉर सेड टू बी रॉयल कोर्ट्स. सो इंडियन कोर्ट्स के लिए अब जो इंग्लैंड का किंग था वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस था, इसलिए उसको रॉयल कोर्ट्स भी कहा जाता है. अब इस चार्टर के परिणाम क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चार्टर ऑफ 1726. It gives rise to introduction of a new system of appeals from Indian courts to the Privy Council in England. So एक नई प्रोविज़न बनाई गई कि इंडियन कोर्ट से जो अपील है वो अब प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में बैठता था वहाँ पे फाइल किए जाएंगे. दिस पेव्ड द वे फॉर इम्पोर्टिंग इंग्लिश आइडियाज़ ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनटू इंडिया थ्रू द प्रिवी काउंसिल. So apart from this, deep-rooted English tradition of showing respect to the decisions of the highest judiciary was also adopted in India. तो एक आइडिया जो था इम्पोर्टिंग इंग्लिश आइडियाज़ ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो इंडिया में लाना चाहते थे वो भी एक अटेम्प्ट था. और जो कुछ भी रिस्पेक्ट टू द डिसीजंस था ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड इन इंडिया. So Charter of 1726 played an important role in introducing English common and statute law in India. तो एक पहला अटेम्प्ट था जो चार्टर ऑफ 1726 के तहत लाया गया, जो इंग्लिश कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी कॉमन लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के जो अटेम्प्ट थे वो इस चार्टर के तहत किए गए. An important stage in the evolution of British courts of justice was reached with this charter. Authoritative introduction of English law in the presidency towns and foreshadowed the parliamentary interference that first took shape in the Regulating Act of 1773, which laid the foundation of codification of Indian law. तो वहाँ से ही इंडियन लॉज जो थे उसको कोडिफाइड करने की शुरुआत हुई और इंग्लिश लॉ जो था उसको भी तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने की भी शुरुआत हुई. तो दोस्तों ये पूरा था मेयर्स कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट और चार्टर ऑफ 1726. क्या नए चेंजेस चार्टर ऑफ 1726 ने लाए, उसके क्या परिणाम थे, तो ये हमने इस वीडियो में देखा. अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए. तब तक अपना ख्याल रखिए और टेक केयर. गुड बाय.